बच्चों आप सब लोग कैसे हैं एक बार कमेंट कर देंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है एक बार बताएंगे मुझे। और बच्चों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी एन यानी जो 9212 की वैकेंसी है इसको देख रहे हैं और साथ में बच्चों हम लोग देख रहे हैं डीएसएसबी के प्रश्नों को जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, यानी कि हम एक साथ बच्चों दो प्रश्नों को देख रहे हैं, दो एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं, दोनों की कॉमन जो आपके टॉपिक्स हैं वहां से प्रश्नों को उठाया गया है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को शेयर करेंगे बच्चों, संख्या बढ़नी चाहिए। सभी बच्चे तुरंत वीडियो को शेयर कर देंगे और बच्चों कमेंट करेंगे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुरंत हमें बताएंगे। सभी बच्चे तुरंत एक बार कमेंट कर दें पढ़ाई कैसी चल रही है और एक बार बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर दें। संख्या बहुत कम है तो प्लीज वीडियो को शेयर करेंगे। बच्चों इतना मेहनत करते हैं इसके बावजूद भी आप लोग शेयर नहीं करते और संख्या नहीं बढ़ती, बुरा लगता है बच्चों हमें भी। हम लोगों के बाद के कई सारे चैनल हैं बच्चों, वहां आप लोग शिफ्ट होने शुरू हुए थे इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तो आप ही आ ही जाओ बच्चों, बड़ा विश्वास है लोगों का इस चैनल पे बच्चों, उसे टूटने नहीं देना है इसलिए मुझे आना भी पड़ा। शेयर करेंगे तो वीडियो को बच्चों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम बच्चों स्टाफ नर्स तो यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है, इसमें कई सारे प्रश्न मिलेंगे लेकिन स्पेशली स्टाफ नर्स के लिए यह नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, कुछ कॉमन टॉपिक से प्रश्न स्टाफ नर्स के भी इसमें शामिल किए गए हैं। बेसिकली ये यूपी ट्रिपल एस सी और डीएसएसबी के एग्जाम को टारगेट करता है हमारा जो टेस्ट सीरीज है, और ये फुल लेंथ का होता है यानी कि मिक्सअप होता है, सारे सिलेबस से आपके प्रश्न को उठाए जाते हैं। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं एक जरूरी टेस्ट हो जाता है क्योंकि हर जगह से प्रश्न को उठाया गया है, यानी कि जहां से प्रश्न बनने की संभावना है वहां से भी हमने प्रश्न को उठाया है। ओके माया एंड गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्ट बच्चों। सभी बच्चे एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें, संख्या बढ़नी चाहिए बच्चों। और हम बिना देर के बच्चों चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है डाइजोक्सिन डाइजोक्सिन नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी डैश को है। क्या हो बच्चों, तो डाइजोक्सिन नहीं दी जानी चाहिए। बहुत जल्दी इस मंथ में आ जाएगा, मैं भी बच्चों एक्सपेक्टेड था, मैं पहले ही बोला था कि इस मंथ में, डीएसएसपी ने बोला था अपनी नोटिफिकेशन में कि इस मंथ के लास्ट तक करवा देगा एग्जाम, सॉरी एग्जाम के फॉर्म आ जाएगा, लेकिन बच्चों दुर्भाग्यवश अभी नहीं आया, मे भी जल्दी आ जाएगा और जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे बच्चों। अपडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। सभी बच्चे पहले प्रश्न का आंसर करेंगे। डाइजोक्सिन नहीं दी जानी चाहिए यदि रोगी को डैश क्या है, क्या हो, तो बच्चों डाइजोक्सिन नहीं दी जा सकती रोगी को। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ई इज द वेरी राइट बच्चों, ब्रेडिकार्डिया। मंद हृदय गति को बच्चों ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आप सबको पता है। जब हृदय गति है स्लो रहती है, मंद रहती है, तो इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। और ऐसी स्थिति में बच्चों नहीं दी जा सकती डाइजोक्सिन। इसमें हृदय की गति सामान्यतः 72 बीट से घटकर बच्चों 65 से 50 रह जाती है बच्चों, 60 से 50 रह जाती है, यानी 50 से 60 हम कह सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया के समय में हृदय की जो गति है वो 50 से 60 रह जाती है। और इस तरह के रोगी में बच्चों या रोगी को डाइजोक्सिन नहीं दी जा सकती। एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए। वीडियो को बच्चों शेयर करेंगे, संख्या बढ़नी चाहिए बच्चों, 400 तक तो पहुंचानी चाहिए आपको। देखते हैं कितना पहुंच पाते हैं आप लोग, अच्छा लगेगा बच्चों 400 तक अगर पहुंचते हैं हम लोग तो। ऐसा करेंगे तुरंत बच्चों, एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा दी जानी चाहिए। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, एपिनेफ्रीन। एनाफिलैक्सिस के इलाज के लिए सामान्यतः एपिनेफ्रीन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, यकृत रोग में किस H2 अवरोधक का चयन किया जाता है। किस H2 ब्लॉकर का चयन किया जाता है बच्चों यकृत रोग में, यानी लिवर डिजीज में।
सभी बच्चे आंसर कर देंगे। जी निर्मला, बिल्कुल सब लोग ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स लॉट बच्चों। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। एक बार आंसर कर देंगे, यकृत रोग में किस H2 अवरोधक का यानी ब्लॉकर का H2 ब्लॉकर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमेटिडाइन। सिमेटिडाइन इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, H2 अवरोधक दवाओं का एक समूह है जो यकृत की श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा स्रावित एसिड की मात्रा को कम करता है। इसे हिस्टामिन विरोधी या H2 ब्लॉकर कहा जाता है। और इसमें मुख्यतः बच्चों सिमेटिडाइन हो गया, फेमोटिडाइन हो गया या निजोटिडाइन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस अग्नाशय के किस भाग में केंद्रित होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस अग्नाशय के किस भाग में केंद्रित होता है बच्चों? और बच्चों हम आप देखे होंगे कई सारे ऐसे चैनल हैं बच्चों जो हम लोग के चैनल के बाद बनाए गए हैं, और बच्चों उनके प्रश्न कहीं ना कहीं अपने ही यानी अपने चैनल में पढ़ाए गए प्रश्नों को उठाया जाता है। तो वो आप देखेंगे बच्चों, ध्यान रखेंगे, जो हमने बहुत पहले प्रश्नों को पढ़ाया है अपने चैनल पे, उन्हीं प्रश्नों को लेके कई सारे कोई जो टीचर्स हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, आप लोग देखे होंगे और आपने ये फील किया होगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे एक चीज़ मैं बता दूं, अभी जो प्रश्न आएंगे बच्चों थोड़े से टफ आएंगे, ये केयरफुली समझना बच्चों। अभी एकदम हलवा वाले प्रश्न नहीं आएंगे बच्चों, ये तो श्योर है। अभी थोड़े से मॉडरेट प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे बच्चों, मॉडरेट प्रश्न आएंगे, टफ हो सकते हैं, इजी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो मुझे नहीं लगता बच्चों कि अगर आप बहुत कहीं किसी भी चैनल पे आप हों, अगर बहुत हलवा वाला प्रश्न आपको दिख रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ बच्चों। तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, पूंछ। ऑप्शन सी इज द राइट। अग्नाशय शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसके पूंछ यानी टैल भाग में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस केंद्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। प्री रीनल विफलता किसमें होती है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सोनी, आप सबको पता होगा अपना चैनल कितना पुराना है, मैक्सिमम बच्चे हमारे हैं पुराने। हम लोग बच्चों जब शुरू किए थे तो हम लोग के टाइम पे कोई भी चैनल नहीं था जिसका नाम आप बता सकें। बहुत पहले बच्चों शुरू किया गया था अपना चैनल, और आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से हम आज 80,000 बच्चों तक पहुंच पाए हैं, जो आसान नहीं था बिल्कुल बच्चों, आपके बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे लिए तो आप लोग ही सब कुछ हो। आंसर कर देंगे फिलहाल। और मैं क्वेश्चन की बात इसलिए नहीं बोला कि मैं टीचर हूं, मैंने इसलिए बोला कि मैं गार्जियन भी हूं, इसलिए मैंने बोला है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चों कि आपका कहीं भी समय बर्बाद हो। जब भी आपको लगे बच्चों कि बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत इजी है, इसका मतलब गड़बड़ है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। हैजा किस जीव के द्वारा होता है? जी रेणु जी दोबारा पूछ लें आप, हैजा किस जीव के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम वेल्बी, विब्रियो कोलेरा या साल्मोनेला टाइफी? आंसर करेंगे सभी बच्चे। बच्चों बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया, सीधे प्रश्न ये उठाए जा सकते हैं बच्चों आपके एग्जाम में, बिल्कुल सीधे, बिना किसी बनावट के। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट। विब्रियो कोलेरा हैजा किस जीव के द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरा जीव के द्वारा बच्चों हैजा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? कितनी लंबी हो सकती है बच्चों एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका? सभी बच्चे आंसर कर देंगे।
जब सोनी आप 3 साल से हैं, फिर क्यों कह रही हैं कि हम कहीं और से उठाए हैं? फिर तो आपको सवाल ही नहीं बनता ना बच्चों। आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जब आए थे बच्चों, हम लोग को देख के मैक्सिमम चैनल बनाए गए हैं। आप सबको पता होगा, आप लोग जितने पुराने हैं, काफ़ी बच्चे जैसे दीपिका हो गई, अनामिका हो गई, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, लवली हो गई, अनीता हो गई, मतलब उर्मिला, ये मैक्सिमम बच्चे हैं जो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं। मतलब हमारे ये बिगनर रहे, हमारे चैनल को जीरो से यहाँ तक पहुँचाने में इनका बराबर का योगदान भी रहा है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। 100 सेंटीमीटर बच्चों, 100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी बिल्कुल सुनीता, मैक्सिमम बच्चे हैं स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हैं, और ये सब चैनल आप सबका है बच्चों, सिर्फ हमारा नहीं, आप सबका भी चैनल है। जी दीपिका, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, सोनी बोल रही है, मैं भी ऐसे बोल दी, मुझे लगा कि आप ऐसे बोली हैं, कोई बात नहीं। आप लोग हमसे डरते ही कहाँ हो, कुछ भी बोल देते हो। मेरे से डर नाम की तो चीज़ है नहीं आप लोगों के पास, मैं ही डर जाता हूँ। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस का कारण होता है? तो हेपेटाइटिस बी बच्चों होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक रोग है, इसका वायरस पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मानव आरबीसी की जीवन काल करीब डैश दिनों तक होती है। कितने दिनों तक की होती है बच्चों मानव आरबीसी की जीवन काल? आंसर करेंगे सभी बच्चे तुरंत। 45 दिन, 120 दिन, 80 दिन या 180 दिन की होती है मानव आरबीसी की जीवन काल की बात करें बच्चों। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जी रेनू, एग्जाम नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है एग्जाम रेनू जी। हम तो यही मान के चलेंगे बच्चों, आगे बढ़ जाए वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल हमें यही मान के चलना है कि एग्जाम एक्सपेक्टेड है अप्रैल में, और अप्रैल में होगा बच्चों, यही मान के चलना है, ठीक है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, और बच्चों वीडियो को शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, 120 दिनों की होती है, ठीक है। मानव आरबीसी का जीवन काल करीब 120 दिन की होती है। इसके बाद प्लीहा में इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए बच्चों प्लीहा को कब्रगाह कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है बच्चों? कोशिका का पावर हाउस कौन सा होता है? जी वंदना, दोबारा से पूछ लें, मैंने प्रश्न नहीं देखा आपका, अभी नहीं आया है। जय महाकाल जी। गौरव सर पढ़ाते हैं, वो 7:30 वाले क्लास में। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। कोशिका का पावर हाउस, वेरी इजी प्रश्न है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह ग्लूकोज के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, जिससे कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है बच्चों। ग्लूकोज के द्वारा ये एटीपी का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से कोशिका को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मानव में प्रत्येक गुदे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयां होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? मानव गुर्दे में, ये गुर्दे होगा बच्चों, मानव में प्रत्येक गुर्दे में बहुत सारी निस्पंदन इकाइयां, फिल्टरेशन यूनिट्स होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, नेपच्यून या नेफ्रॉनज? आंसर करेंगे सभी बच्चे तुरंत। नहीं उर्मिला जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप भी करिए, मैं तो सबको बोलता हूँ बच्चों, आप सब लोग हमारे, मतलब आप सबका चैनल है, ऐसे कैसे उमंग जी? बिल्कुल आप भी करेंगे उमंग, क्यों नहीं करेंगे आप सबको डांट भी तो पड़ जाएगी फिर। जी बिल्कुल सीता जी, ऐसे कैसे हम भूल सकते हैं? मतलब अब बच्चों में ये हो गया कि सर ने हमारा नाम कैसे छोड़ दिया। अरे आप सब लोग आप ही हो हमारे, सब आप हमारे ही हो, आप लोगों ने ही चैनल बनाया है बच्चों। इतने सारे नाम जिसका दिखा वो मैंने बोला बच्चों, ऐसा है नहीं है, आप सबका ही चैनल है, आप सबने बनाया है, इसे खड़ा किया है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट।
नेफ्रानज, नेफ्रानज इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, नेफ्रानज हो नेफ्रान होगा, ये गलत हुआ है, नेफ्रानज नहीं होता, नेफ्रान होता है। ठीक है, मानव गुर्दे में पाई जाने वाली छोटी छोटी निस्पंदन इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों। ये वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं जिसमें उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, थायराइड ग्रंथि कहां स्थित होती है? प्रश्न आंसर करेंगे तुरंत बच्चों, सभी बच्चे आंसर करेंगे। थैंक यू जय महाकाल जी, थैंक यू सो मच। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। जी बिल्कुल कल्पना आई एम सॉरी बच्चों जिसका भी नाम छूट गया। और राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, गर्दन भाग में बच्चों। ठीक है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी और बहुचर्चित अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह हमारी गर्दन से श्वास नाल के शीर्ष पर स्थित स्वर तंत्र यानी कंठ के ठीक नीचे थायराइड एवं क्रिकाइड उपास्थियों के भागों पर सामने की ओर फैली हुई होती है बच्चों। और किस आकार में होती है? तो यह एच आकार में होती है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करेंगे तुरंत। जी नीलम जी, मैंने इसीलिए माफी मांग लिया जिनका नाम छूट गया है बच्चों, क्योंकि सबका इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का प्यार मिला है चैनल को कि हम बता नहीं सकते बच्चों। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आंसर करेंगे तुरंत पहले प्रश्न का। सभी बच्चे आंसर कर देंगे और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित मादा हार्मोन से या अंडाशय की थीका इंटरना, थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा यौनावस्था से लेकर रजो निवृत्ति की आयु तक स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? गैस्ट्रिक ग्रंथियां किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? ग्रास नली, उदर, छोटी आंत या बड़ी आंत? सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं अनुराधा, आरबीसी की होती है 13 से 14 दिन, सॉरी डब्ल्यूबीसी की, सॉरी डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की तो मैंने 120 दिन के आसपास होती है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। उदर, जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियां मानव के अमाशय की दीवारों पर मौजूद होती हैं। मानव की अमाशय की दीवार में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं जो दिन भर में औसतन 1.5 से 2 लीटर जठर रस का श्रावण करती हैं बच्चों। जठर रस भोजन में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है तथा यह भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आई एम सॉरी बच्चों, श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? यकृत, गुर्दा, मस्तिष्क या फेफड़े? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट। वेरी इजी प्रश्न बच्चों, फेफड़े होते हैं। ठीक है, फेफड़े का संबंध श्वसन से है जो कि श्वसन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मनुष्य में ताप नियंत्रण को ताप नियमन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है? यकृत के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, दिल हृदय द्वारा या फेफड़ों के द्वारा? ऐसा करें बच्चों तुरंत। मनुष्य में ताप नियमन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द वेरी राइट बच्चों। हाइपोथैलेमस के द्वारा मनुष्य में ताप नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में
ध्वनि की अनुगूंज, यानी कोई भी चीज आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में यानी मस्तिष्क में कितने देर तक वो बना रहता है और उसके बाद से लुप्त हो जाता है। आंसर करें बच्चों तुरंत। 1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड। आंसर करें बच्चों तुरंत। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। 0.1 सेकेंड, अगर कोई भी चीज हम सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड के लिए बना रहता है, इसके बाद से गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेंगे। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? पुतली, कार्निया, आइरिस या कोराइट? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, आइरिस के कारण से बच्चों। ठीक है, एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, आइरिस में एक विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त का दबाव, लार और उल्टी किसके द्वारा बच्चों नियंत्रित होता है? मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स या हाइपोथैलेमस? वेरी इजी प्रश्न बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्त का दबाव, लार और उल्टी को मेडुला द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, कार्निया, कार्निया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डैश रोग में बच्चों में लक्षण को ड्रिवन बाय मोटर रूप वर्णित किया जाता है? ऐसा करेंगे तुरंत सभी बच्चे। ट्वेंटी वन का सभी बच्चे आंसर कर देंगे बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट। एडी एच डी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। क्लास का नियम डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्लास का नियम बच्चों किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? बच्चे के शारीरिक विकास का मूल्यांकन, बच्चों की दवाओं का खुराक आकलन, बच्चों के मानसिक विकास का मूल्यांकन या बच्चों के आईक्यू का मूल्यांकन? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत आंसर करेंगे। क्लास का नियम किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। बच्चों की दवाओं की खुराक के आकलन के लिए बच्चों क्लास का नियम यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। डैश महिलाओं में पाया जाने वाला एक आनुवांशिक विकार है जो कि दूसरे लिंग गुणसूत्र के अभाव के कारण से होता है बच्चों? आंसर करेंगे तुरंत। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे।
और बच्चों इससे पहले एक प्रश्न था, इसका मैंने फुल फॉर्म नहीं बताया बच्चों। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों एडीएचडी का? तो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यह बच्चों दिमाग से संबंधित विकार है जो बच्चों और बड़ों दोनों में होता है बच्चों, बड़ों और बच्चों दोनों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम बच्चों। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो लड़की के विकास को प्रभावित करता है और इसका प्रमुख कारण एक गुणसूत्र का अनुपस्थित होना होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और बच्चों प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कम बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है, तो कम से कम बच्चों जितना आपकी संख्या उतना तो कर ही लें। और बच्चों क्लास में अंत तक बने रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। उदरीय रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत्र प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। उदरीय रोग यानी उदर में होने वाला रोग जिसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपी कहा जाता है, जठरांत्र प्रणाली के किस हिस्से को प्रभावित करता है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। छोटी आंत बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन उदरी रोग जिसे ग्लूटोन सेंसिटिव एंट्रोपी भी कहा जाता है, जठरांत्र प्रणाली की छोटी आंत के हिस्से को प्रभावित करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? तुरंत बताएंगे। पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को क्या कहा जाता है? एंड थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबने लाइक कर दिया। थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। स्टाई, पलकों के पुटक क्षेत्र में फुंसी बनने को स्टाई कहा जाता है। स्टाई बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाला रोग है। स्टाई दर्दपूर्ण आंख के पलकों का संक्रमण होता है बच्चों, इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों। मांसपेशी मूत्रालय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, या ऑप्शन डी मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। बच्चों आंसर करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, मांसपेशी मूत्रालय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका में होने पर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। एक वेंट्रिकुलर शंट को डैश रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। एक वेंट्रिकुलर शंट को किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? फुसफुस बहाव, हृदय वृहता, जलशिश या जलोदर। 40 क्वेश्चन है पिंके। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। जलशिश इज द राइट आंसर। एक वेंट्रिकुलर शंट को जलशिश रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, इस्केमिक हृदय रोग, अलिंदी पटरीय दोष या त्रिकपर्दी अविरक्ता। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। इस्केमिक हृदय रोग, इस्केमिक हृदय रोग जन्मजात हृदय रोग नहीं है। यह हृदय रोग का सबसे आम प्रकार का कोरोनरी धमनी रोग है, जहां दिल की धमनियां संकुचित हो जाती हैं, अर्थात कोरोनरी धमनी के अंदर की जगह कम हो जाती है। इसे कोरोनरी हृदय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। भारी प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुनेमिया और सूजन यानी एडिमा डैश के लक्षण है। किसके लक्षण है बच्चों?
40 क्वेश्चन है बच्चों। वृक्क विफलता, मूत्र मार्ग में संक्रमण, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। भारी प्रोटीन यूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया और सूजन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। आंत के आसन अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इंजेमिनेशन या टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है, डैश उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? स्वानिशूलन, हिस्प्रंग रोग, नाड़ी अर्बुद रोग या आंत्र शोथ रोग बच्चों। जी आकांक्षा, अभी 1499 में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं पे क्लास में। और बच्चों आपकी थ्योरी की क्लास से दोबारा से स्टैब्लिश की जा रही है, यानी अभी एक नया बैच बहुत जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। उसमें बच्चों अभी दोबारा हम पूरी थ्योरी को एक बार कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन पुरानी जो थ्योरी की क्लासेस हुई थी वो बिल्कुल अलग होगा। उसमें नए तरीके से बच्चों हम पूरे पीडीएफ को तैयार करवा रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम ए टू जेड आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। एक भी पॉइंट्स इधर का उधर भी नहीं होगा, यानी 100% आपकी सिलेबस को कवर किया जाएगा। ये बैच बच्चों बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और उसमें फी बच्चों 1499 रुपये रखी गई है। तो जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी है उनको कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नए बच्चे आप जुड़ सकते हैं और 1499 हमारा बैच खरीद सकते हैं, और पुराने बच्चों को तो फ्री में वो क्लास दी जाएगी। ठीक है, तो नया बैच बहुत जल्दी शुरू होगा और नए तरीके से थ्योरी की क्लास एक बार और कंप्लीट करवाई जाएगी। पुरानी क्लासेस में अगर कुछ कमी रही है तो वो नए वाले में पूरी कर दी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ई इज द राइट, स्वानिशीलन इज द राइट आंसर। आंत के आसन अधिक दूरवर्ती भाग में आंत के हिस्से का इंजेनिनेशन या टेलीस्कोपिंग करने से यांत्रिक रुकावट निर्माण होती है, उसे स्वानिशीलन कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया? एबीओ, ये अलग अलग है बच्चों, एक साथ नहीं होगा। एबी और ओ है, ठीक है, बीच में स्पेस रहेगा। सभी बच्चे से कर देंगे। एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 31 का ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर ने बच्चों खून की खोज की। तो कौन कौन खून की बच्चों? तो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया बच्चों। ठीक है, इन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी बच्चों। और बता दें बच्चों कि 1930 में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था बच्चों। ठीक है, और मैं बता दूं बच्चों कि नोबेल पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और स्पेन देश है बच्चों, स्पेन के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, शिशु दस्त के लिए आमतौर पर डैश कारक जिम्मेदार होता है? कौन सा कारक जिम्मेदार होता है बच्चों शिशु दस्त के लिए? एंटामोइबा, हिस्ओलिटिका, ई कोलाई, रोटावायरस या स्ट्रेप्टोकोकी? वेरी इजी प्रश्न है ये बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी बच्चों, रोटावायरस। आप सबको पता है बच्चों, रोटावायरस शिशु दस्त के लिए आमतौर पर जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पोलियो माइलाइटिस के लिए उष्मायन अवधि डैश है? कितनी है बच्चों? और प्लीज बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने इतनी बार बोला फिर भी बस 240 बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है बच्चों, और शेयर तो पता नहीं कितने बच्चों ने किया है। ईमानदारी से बता देना बच्चों, अगर आपने नहीं किया तो जरूर आप शेयर करेंगे वीडियो को। और राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों, 7 से 14 दिन। पोलियोमाइलाइटिस के लिए उष्मायन अवधि जो होती है बच्चों 7 से 14 दिन की होती है। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी क्या कहलाती है बच्चों? रत्न, कृंतक, दाढ़ या कस्पिड? बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, कृंतक कहलाती है। बच्चों में आने वाली दांतों की पहली जोड़ी को कृंतक बच्चों कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। नवजात मृत्यु डैश अवधि के भीतर होती है बच्चों? कितनी अवधि के भीतर नवजात की मृत्यु होती है? 2 दिन, 1 सप्ताह, पहले दिन या जन्म के तुरंत बाद?
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 35 का ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। एक सप्ताह में, ठीक है, वर्तमान समय में विश्व में शिशु मृत्यु दर 1% है बच्चों। विश्व में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 1% के आसपास है। बच्चे के जन्म के समय मृत्यु दर में जो कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो पर्याप्त पोषण और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच बल्कि स्वास्थ्य केंद्र से दूरी द्वारा ही प्रभावित होता है। यानी कई सारे लोगों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, या माताओं को सही से भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, पोषण युक्त भोजन नहीं प्राप्त होता पाता, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन बच्चों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप या लिपिड प्रोफाइल? सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग सपोर्ट। बच्चों हर डे ये क्लास यानी प्रतिदिन ये क्लास 8 PM पर होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन करें रेगुलरली, और बच्चों इसे शेयर भी कर दिया करें। और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अभी तक बहुत कम बच्चों ने 290 हैं और 250 बच्चों ने अभी तक लाइक किया है, तो प्लीज़ बच्चों 1 सेकेंड लगेगा, लाइक भी कर दिया करें हर रोज। राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन बी इज द राइट, इकोकार्डियोग्राम बच्चों। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक पौड़ में आमतौर पर 60 BPM के कम धीमे हृदय के लिए डैश पद का इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, मेसोकार्डिया या अतालता? एक पौड़ में आमतौर पर 60 BPM के कम धीमे हृदय के लिए डैश पद का इस्तेमाल किया जाता है, और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 37 का ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया बच्चों। अभी मैंने बताया था बच्चों कि 50 से 60 BPM हो जाता है, 50 से 60 BPM हो जाता है ब्रेडिकार्डिया में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। टैपिड स्पंजिंग के लिए सही तापमान है बच्चों 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस? टैपिड स्पंजिंग के लिए सही तापमान क्या है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, 27 से 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, बस 40 प्रश्न है, 2 प्रश्न और हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संच करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संच करता है यानी पंप करता है, यानी बहता है किसमें? पल्मोनरी शिरा में, अल्वोउली में, पल्मोनरी धमनी में या महाधमनी में? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, पल्मोनरी धमनी में बच्चों। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट। जबकि पल्मोनरी शिरा में बच्चों शुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त। आखिरी प्रश्न, डैश घाव का एक प्रकार नहीं है बच्चों। बच्चों अप्रैल में एग्जाम एक्सपेक्टेड है, तो आप अप्रैल मान के तैयारी करें। जी खुशबू, अप्रैल में। सभी बच्चे आंसर कर देंगे आखिरी प्रश्न का, घाव का एक प्रकार नहीं है। और बच्चों वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, कम से कम अपनी संख्या के बराबर तो कर ही दीजिए बच्चों, 1 सेकेंड लगेगा आपका। और बच्चों जाते जाते वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। काफ़ी बच्चों को तो कह के हम थक गए, लेकिन ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। पर मुश्किल ये है कि हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है वो बच्चे कौन है, पर जो भी हैं तो अपनी। राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन बी। हमारे लिए सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं और हमेशा रहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, अल्सर। ठीक है, अल्सर घाव एक प्रकार का नहीं है बच्चों, अल्सर घाव का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, अमाशय की दीवार में उपस्थित लगभग 3 से 5 करोड़ जठर ग्रंथियां दिन भर में 1 से 3 लीटर जठर रस का श्रावण करती हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। जठर रस में HCl की अधिकता होती है, जिस कारण जठर रस की अधिकता से अमाशय की दीवार पतली होने लगती है, जिसे अल्सर कहते हैं बच्चों। ठीक है, और अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर छोटी आंत के ऊपरी हिस्सों में फोड़े या घाव जैसे होते हैं।
अल्सर उस समय बनते हैं जब भोजन को पचाने वाला अम्ल आमाशय या आंत की दीवार को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 40 प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स अ लॉट। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे पैड वाले बच्चों की क्लास में, यानी जिनका एडमिशन है उनकी क्लास होगी अभी 8:30 से। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना। गुड नाइट बच्चों, थैंक यू।